नमस्कार, मैं आपकी दोस्त सोनाली राज। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज के टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रगान यानी जन गण मन अधिनायक जय हे के बारे में, राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम के बारे में, राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय झंडे के बारे में, राष्ट्रीय चिन्ह अर्थात जो हमारा अशोक स्तंभ है उसके बारे में, इसके अलावा राष्ट्रीय पंचांग और अन्य जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में हम डिटेल से आज अध्ययन करेंगे। दोस्त, ये राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं ये हम सभी भारतीयों को एकता की सूत्र में बांधते हैं। हमारा भारत जो कि एक विविधतापूर्ण संस्कृति वाला देश है, भारत इंद्रधनुष की भांति अपने अंदर बहुत सारे रंगों को समेटे हुए है। अर्थात हमारे देश में अनेक जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय के लोग रहते हैं। इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी हम सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। हमारे यहाँ कदम कदम पर पानी और बानी दोनों बदल जाती हैं। कहने का मतलब अनेकता में एकता ही हमारी भारतीय संस्कृति की क्या है, आत्मा है। तो ये जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं ये हमें एकता के सूत्र में बांधते हैं। तो चलिए इन प्रतीकों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। दोस्त, हमारी आज की जो वीडियो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल आना 100% तक स्वाभाविक होता है। इसके अलावा जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, उन सभी लोगों के लिए भी उतनी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्त, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएँ और महत्वपूर्ण चीज़ों को आप नोट करते चलें। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। राष्ट्रगान, आइए देखते हैं दोस्त। राष्ट्रगान को हम नेशनल एंथम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेशनल एंथम के नाम से जानते हैं राष्ट्रगान को हम। नेशनल एंथम, इसे जो है नेशनल एंथम के नाम से जाना जाता है। दोस्त, यदि हम राष्ट्रगान के बारे में बात करें तो हमारा जो राष्ट्रगान है वो है जन गण मन अधिनायक जय हे। ठीक है। और अगर इसके गाने के समय की बात की जाए, यानी इसका जो रनिंग टाइम है, गाने का समय, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, ठीक है, यानी जो गाने का रनिंग टाइम है वो कितना है, वो दोस्त 52 सेकंड है, यानी 52 सेकंड है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रगान को गाने का समय कितना है? तो राष्ट्रगान को गाने का जो समय है वो है आपका 52 सेकंड, यानी 52 सेकंड है। इसके अलावा दोस्त आप देखते हैं, इसके संक्षिप्त रूप से पूछ लेता है आपके एग्जाम में, राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप से गाने का समय, यानी शॉर्ट टाइम में संक्षिप्त रूप से गाने का समय, ठीक है, संक्षिप्त रूप से गाने का समय कितना है? तो 20 सेकंड है दोस्त। संक्षिप्त रूप से गाने का समय कितना है? 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड है। यहाँ पे संक्षिप्त रूप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे संक्षिप्त रूप का मतलब ये होता है दोस्त कि पहली लाइन और अंतिम लाइन, ठीक है, संक्षिप्त रूप में आपकी पहली लाइन और अंतिम लाइन आती है। ठीक है, यानी जनगण मन अधिनायक जय है और लास्ट लाइन जय है करके जो आती है उसको गाने में जो है 20 सेकंड लगता है। चलिए हम लोग इसके रचयिता के बारे में देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ठीक है, रचयिता पूछे, रचनाकार पूछे, लेखक पूछे, ठीक है, इन सब का मतलब क्या है? एक ही है। ठीक है दोस्त, इन सब का मतलब एक ही होता है। क्रिएटर पूछे या फिर ऑथर पूछे, तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है दोस्त? तो राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को महात्मा नाम जो है इन्होंने ही दिया था। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्त इनकी पुस्तक का नाम गीतांजलि है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि जो कि 1911 में लिखी गई थी। ठीक है,
आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है राष्ट्रगान को जो है कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से लिया गया है। दोस्त, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की थी तो यह 5 पदों में थी। कितने पदों में थी? 5 पदों में थी। लेकिन इसके प्रथम पद को ही राष्ट्रगान के रूप में क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। प्रथम पद को राष्ट्रगान के रूप में क्या किया गया है? राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है। पूछ लेता है, 5 पदों को नहीं लिया गया है। राष्ट्रगान में जो है गीतांजलि के जो 5 पद थे उसके प्रथम पद को ही क्या कर दिया गया है? स्वीकार किया गया है। यहाँ तक की चीजें आपकी क्लियर? गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब की थी दोस्त? तो 1911 में की थी, यानी 1911 में की थी। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज और दोस्त, गीतांजलि के लिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग। गीतांजलि के लिए ही 1913 में, ध्यान दीजिएगा दोस्त, गीतांजलि पुस्तक के लिए ही 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे। ध्यान दीजिएगा, पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। कब दिया गया था दोस्त? 1913 में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जो है पहले भारतीय हैं। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी ये पहले भारतीय हैं। इनसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है कोई नहीं पाया था। दोस्त, यदि जिक्र नोबेल पुरस्कार का आया है तो थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का सर्वोच्च सम्मानीय पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। वही अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने जो है डायनामाइट, आपके एग्जाम में पूछ लेता है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्होंने डायनामाइट सहित कुल 355 आविष्कार किए थे। ठीक है, मतलब 355 आविष्कार किए थे इन्होंने। 1896 यानी 1896 में जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये अपने साथ जो है अपार संपत्ति को छोड़ के चले जाते हैं। तो इन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी जो संपत्ति होगी, जो बैंक में जो जमा होगा, इससे जो ब्याज मिलेगी उसको जो है 6 क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्या किया जाएगा? दे दिया जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्त 1901 में हुई थी, 1901 में हुई थी। वर्तमान समय में जो नोबेल पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो जो 6 क्षेत्र हैं वो 6 क्षेत्र कौन से हैं? तो साहित्य, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति होता है उसको $10 लाख की जो है पुरस्कार राशि दी जाती है। दोस्त, नोबेल पुरस्कार के बारे में इतना ही। नोबेल पुरस्कार पे हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर नोबेल पुरस्कार पे हम बात करेंगे तो पूरा घंटा बीत जाएगा और ये टॉपिक खत्म नहीं होगा नोबेल पुरस्कार का। तो इसके लिए स्पेशल वीडियो हम बना देंगे। चलिए हम लोग अपने टॉपिक के बारे में चलते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें दोस्त आपको क्लियर हो गई होंगी। और हाँ, दोस्त, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? आइए देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? तो दोस्त, हमारी संविधान सभा द्वारा, यानी संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान यानी हमारे नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया गया? तो दोस्त, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया या स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा हमारे नेशनल एंथम को क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया। ठीक है, यानी संविधान लागू होने के 2 दिन पहले।
इसके अलावा दोस्त आपके एग्जाम का क्वेश्चन एग्जाम में जो है इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो दोस्त राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था आपका 27 दिसंबर। कब गाया गया था। तो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था, यानी 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था दोस्त। तो ये गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, और ये अधिवेशन कैसरावां था। तो दोस्त ये अभी कांग्रेस का जो है 26वां अधिवेशन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया। तो राष्ट्रगान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में गाया गया, यानी 27 दिसंबर 1911 में गाया गया। कहाँ गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में गाया गया था। तो दोस्त कांग्रेस का जो है 56 अधिवेशन में जो है, यानी 26वें अधिवेशन में इसे क्या किया गया था, गाया गया था। यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी दोस्त। आगे चलते हैं हम लोग राष्ट्रगान के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, राष्ट्रगान जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो राष्ट्रगान मूल रूप से लिखा गया है किस भाषा में, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। आपके एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट राष्ट्रगान मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है। इसे जो है आमार सोनार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आमार सोनार के नाम से जाना जाता है वहां पर। और इसमें किन शब्दों की अधिकता, हमारे राष्ट्रगान में किन शब्दों की किस भाषा की अधिकता ज़्यादा है। तो संस्कृत भाषा की अधिकता इसमें ज़्यादा है। ठीक है, संस्कृत भाषा की अधिकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसे संज्ञा शब्दों के प्रयोग से लिखा गया है। ठीक है, संज्ञा शब्दों के प्रयोग से लिखा गया है दोस्त, यानी ज़्यादातर जो शब्द हैं वो संज्ञा शब्द ही प्रयोग किए गए हैं। संज्ञा का मतलब आप लोग समझते हैं ना, किसी नाउन जिसे हम कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो वही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जिसे हम जो है हिंदी और संस्कृत के व्याकरण में पढ़ते थे। तो जो है जो हमारा राष्ट्रगान है वो संज्ञा शब्दों के प्रयोग से लिखा गया है। इसमें संस्कृत भाषा की अधिकता जाता है। मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्त बांग्ला भाषा में लिखा गया है। इसे आमार और सोनार के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, और हाँ चलिए आप महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करते रहें या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलें। दोस्त जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटाते चलेंगे। आगे चलते हैं दोस्त हम लोग थोड़ा सा। राष्ट्रगान की धुन जो है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, राष्ट्रगान की धुन किसने तैयार की थी। तो राष्ट्रगान की जो धुन तैयार की थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही तैयार की थी। और कहाँ तैयार की थी दोस्त राष्ट्रगान की धुन को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की धुन को जो है आंध्र प्रदेश के, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में तैयार की थी। मदनापल्ली नामक एक स्थान है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आने की भी संभावना बनी रहती है। राष्ट्रगान की धुन यानी टोन या रिदम को किसने तैयार किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तैयार किया था। किस स्थान पे तैयार किया था। तो आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में तैयार किया था। ठीक है दोस्त, और राष्ट्रगान का हिंदी और उर्दू में अनुवाद किसने किया था दोस्त। हिंदी व उर्दू में अनुवाद। ठीक है, हिंदी व उर्दू में अनुवाद, यानी हिंदी व उर्दू में ट्रांसलेट किसने किया था दोस्त। तो सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था। और सुभाष चंद्र बोस और कैप्टन आबिद अली, ठीक है, कैप्टन आबिद अली ने जो है क्या किया था, अनुवाद किया था। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर दोस्त।
जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, राष्ट्रगान को गाने के लिए हम किसी को जो है बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, यदि आप राष्ट्रगान का कहीं भी बज रहा होता है तो उसके सम्मान में आपको खड़े हो जाना चाहिए। यदि आप राष्ट्रगान का अपमान करते हैं तो आपको प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर प्रिवेंशन ऑफ इंसर्ट नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के सेक्शन 3 के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कहने का मतलब अधिनियम 1971 के धारा 3 के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्त, राष्ट्रगान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी आपको क्लियर हो गई, इम्पॉर्टेंट चीज़ें। इसके अलावा मैं 100% नहीं हूँ, ठीक है। जो चीज़ें बच रही हैं आप उनको अध्ययन कर लीजिएगा। फिलहाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको बता दी है। अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। आइए देखते हैं दोस्त राष्ट्रीय गीत के बारे में डिटेल से। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत को हम जो है नेशनल सॉन्ग के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय गीत का मतलब आप लोग समझ गए होंगे दोस्त, वंदे मातरम, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है, वंदे मातरम, ठीक है। और इसको गाने में कितना समय लगता है दोस्त, मतलब इसका गाने का जो रनिंग टाइम है वो कितना है। तो इसका जो गाने का जो रनिंग टाइम है वो है 65 सेकंड, ध्यान दीजिएगा, यानी 55 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड है इसे गाने का समय है। तो यदि हम इसके जो है रचयिता की बात करते हैं, यानी क्रिएटर, रचयिता कहिए या फिर लेखक कहिए, यानी क्रिएटर या ऑथर की बात करते हैं, तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कहीं कहीं जो है चाट्टोपाध्याय भी मिलता है, चाट्टोपाध्याय, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का नाम है दोस्त आनंद मठ। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है दोस्त आनंद मठ, ठीक है। ये कब लिखी गई थी पुस्तक, तो 1882 में लिखी गई थी आनंद मठ पुस्तक, यानी 1882 में लिखी गई थी आनंद मठ पुस्तक। और हाँ, आनंद मठ जो पुस्तक है वो किस पर आधारित है दोस्त, तो आनंद मठ पुस्तक जो है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्त, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम का, आनंद मठ पुस्तक किस पर आधारित है, तो आनंद मठ पुस्तक जो है सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई है। अंग्रेजी शासन के दौरान बंगाल में जमींदारों द्वारा सन्यासियों का क्या किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। उस समय जो है अकाल भी पड़ा था, यानी प्राकृतिक सूखा भी पड़ा था। तो इन सब से त्रस्त होकर बंगाल में सन्यासियों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो उसी सन्यासियों के विद्रोह पर लिखी गई है आनंद मठ पुस्तक। दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं, तो या लेखक कौन हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं दोस्त। इनको चाट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। इनके पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम दोस्त पूछ लेता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनकी पुस्तक का नाम जो है आनंद मठ है। आनंद मठ 1882 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है। वंदे मातरम को आनंद मठ से ही लिया गया है, ठीक है। और आनंद मठ पुस्तक जो है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ठीक है। यहाँ तक की चीजें क्लियर दोस्त। हम लोग आगे चलते हैं। और हाँ, एक चीज और दोस्त, और ये वंदे मातरम गीत की रचना कब हुई थी, तो दोस्त वंदे मातरम गीत की रचना 1876 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्त, तो बंगाल के जो है, बंगाल के कोतलपाड़ा
पाड़ा नामक गांव में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नामक गांव में, ठीक है। बंगाल के कोतलपाड़ा नामक गांव में हुई थी। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब की थी? तो 1876 यानी 1876 में बंगाल के कोतलपाड़ा नामक गांव में की थी। आप देख रहे हैं इसमें कितना 6 साल की गैपिंग है। बाद में जब आनंद मठ की 1882 ईस्वी में रचना की गई तो इन पदों को आनंद मठ में क्या कर दिया गया था? जोड़ दिया गया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है सिविल के एग्जाम में भी बनता है क्वेश्चन, और वनडे के जो एग्जाम है वहाँ से भी क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए दोस्त, जगह नहीं है इसलिए इसको मिटाया जा रहा है। आइए देखते हैं दोस्त, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो दोस्त संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी, ध्यान दीजिएगा दोस्त, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा हमारे नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। यानी संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को किस डेट को अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो ये लाइन क्लियर। आगे चलते हैं दोस्त, राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कहाँ गाया गया था? आइए देखते हैं दोस्त, राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले 1896 ईस्वी में गाया गया था, यानी 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ दोस्त? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, ये कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम का। राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कब गाया गया? तो 1896 ईस्वी में गाया गया। कहाँ गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया था। 12वें यानी 12th अधिवेशन में क्या किया गया था? गाया गया था। इसके अलावा दोस्त, राष्ट्रीय ये जो वंदे मातरम है, इसमें जो है इसे 2 भाषाओं में लिखा गया है, बांग्ला प्लस संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा। इसके 2 पद जो है संस्कृत भाषा में है, बाकी प्रथम 2 पद बाकी जो है बांग्ला भाषा में है। यानी इसमें जो है 2 मिश्रित भाषाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा आइए देखते हैं, वंदे मातरम का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था दोस्त? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी में अनुवाद। तो वंदे मातरम गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था अरविंद घोष ने। किसने किया था दोस्त? तो अरविंद घोष ने इसको अंग्रेजी में क्या किया था? अनुवाद किया था, ठीक है। और उर्दू में अनुवाद किसने किया था दोस्त? तो उर्दू में इसका अनुवाद किया था आरिफ मोहम्मद ने, ठीक है। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान का किसने किया था? तो कैप्टन आबिद अली ने किया था। यहाँ पे जो है आरिफ मोहम्मद ने किया था, ठीक है। इसे सबसे पहले स्वरबद्ध किसने किया था? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसको सबसे पहले दोस्त स्वरबद्ध किसने किया? ठीक है, आपके एग्जाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत को प्रथम स्वरबद्ध किसने किया था? तो यदुनाथ भट्टाचार्य ने किया था। किसने किया था दोस्त? यदुनाथ भट्टाचार्य ने किया था, ठीक है। वैसे राष्ट्रीय गीत से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपके क्लियर दोस्त। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। आइए देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में दोस्त। और हाँ, एक चीज़ और, आज़ादी की लड़ाई में जो है, और हाँ, इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब दिया गया था दोस्त? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था 1905 ईस्वी में, ठीक है। राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था कब? 1905 ईस्वी में राष्ट्रीय गीत का दर्जा
कब दिया गया? तो 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन के दौरान ये आज़ादी की लड़ाई में जो है ये भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था दोस्त, वंदे मातरम। आज भी जो है 15 अगस्त या जो भी शुभ अवसर आते हैं हम वंदे मातरम का नारा लगाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देखते हैं दोस्त, यानी हमारे राष्ट्रीय झंडे के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज, आइए देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज। दोस्त अगर हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का मतलब हमारा राष्ट्रीय झंडा, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे झंडे को जो है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? आपके एग्जाम का दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे को संविधान सभा द्वारा किस डेट को अपनाया गया? तो दोस्त राष्ट्रीय झंडे को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था दोस्त? तो इसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। क्लियर दोस्त? और हाँ, राष्ट्रीय स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे को किसने डिजाइन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे को डिजाइन किसने किया था दोस्त? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे को डिजाइन किया था आंध्र प्रदेश के युवक पिंगली वकैया ने। किसने? ये आंध्र प्रदेश के युवक पिंगली वकैया ने, ध्यान दीजिएगा, पिंगली वकैया, इनका नाम याद रखिएगा, पिंगली वकैया, ये आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के रूप में जो है, तिरंगे के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्त राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के रूप में 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था, ठीक है। एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के रूप में कब अपनाया गया था? तो 1929 यानी 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के रूप में। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को दोस्त डिजाइन किया था आंध्र प्रदेश के युवक पिंगली वकैया ने, ठीक है। और हाँ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो दोस्त राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है, ठीक है। वो कभी कभी उल्टा करके पूछ देता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। मान लीजिए उलट के पूछ लेता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, तो इसी को उलट दीजिए, ठीक है, 2:3 कर दीजिए। वो चाहे जैसे क्वेश्चन पूछे, राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। अगर पलट के क्वेश्चन पूछ लेता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, तो पलट दीजिएगा दोस्त 2:3, ठीक है। क्लियर? आइए चलते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में रंग कितने हैं दोस्त? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में पूरे 4 रंग हैं। कितने रंग हैं दोस्त? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग हैं। वो चारों रंग कौन कौन से हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में वो चारों रंग हैं दोस्त, सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद है आपका। सफ़ेद किसका प्रतीक है? शांति, सत्य, आपके एग्जाम का मोस्ट, शांति, सत्य और पवित्रता
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सा रंग किसका प्रतीक है? तो सफेद रंग जो राष्ट्रीय ध्वज में जो हमारा सफेद रंग है वो किसका प्रतीक है? तो शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है। और इसके अलावा दोस्त हमारे झंडे में जो केसरिया रंग, ठीक है, व्हाइट कलर का तो हो गया, यानी सरफर कलर, केसरिया, ठीक है, केसरिया रंग किसका प्रतीक है दोस्त? तो हमारे झंडे में केसरिया रंग प्रतीक है त्याग, बलिदान, ठीक है, बलिदान, जागृति व शौर्य का प्रतीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी केसरिया रंग किसका प्रतीक है राष्ट्रीय झंडे में? तो त्याग, बलिदान, जागृति व शौर्य का प्रतीक है। ठीक है। अब आ जाता है हरा रंग, आइए देखते हैं दोस्त। अब आपका आ जाता है हरा रंग। हरा रंग किसका प्रतीक है दोस्त? हरा रंग आपका समृद्धि, ठीक है, समृद्धि आएगी तो क्या आएगी? खुशहाली आएगी, ठीक है, खुशहाली आएगी तो क्या आएगी? हरियाली आएगी दोस्त, बिल्कुल। फिर हरियाली आएगी तो क्या आएगी? उर्वरता आएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है, आपका हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग समृद्धि, खुशहाली, हरियाली या व उर्वरता का प्रतीक है। ठीक है। और जो चौथा रंग है वो है गहरा नीला, ठीक है दोस्त, गहरा नीला। हमारे जो अशोक चक्र का रंग है वो कैसा है? हमारे अशोक चक्र का रंग दोस्त गहरा नीला है। ठीक है। अशोक चक्र में जो पहिए हैं वो पहिए कर्तव्य, उसे जो है कर्तव्य का प्रतीक माना गया है। और अशोक चक्र में आपकी जो 24 तीलियां हैं, ठीक है, अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। जो 24 तीलियां हैं वो मनुष्य के 24 गुणों को जो है क्या करती हैं? दर्शाती हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्त दिख रहा है। हाँ। तो वह कौन से स्थान है जहाँ पे वर्ष भर राष्ट्रीय झंडे को जो है फहराया जाता है? वर्ष भर कहाँ पे फहराया जाता है झंडे को? तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, संसद, ठीक है, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यानी पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, और इसके अलावा जो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति भवन पर जो है क्या किया जाता है? वर्ष भर हमारे झंडे को क्या किया जाता है? फहराया जाता है। ठीक है। अब दोस्त हम लोग चलते हैं राजकीय चिन्ह के बारे में, यानी नेशनल सिंबल के बारे में देखते हैं दोस्त। यानी राजकीय चिन्ह के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। हमारा राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह, हमारा जो राजकीय चिन्ह है दोस्त वो क्या है? तो हमारा जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह को हम नेशनल सिंबल के नाम से भी जानते हैं। नेशनल सिंबल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्त। हमारा जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है? हमारे राजकीय चिन्ह को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का, आइए देखते हैं। संविधान सभा द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया दोस्त? संविधान सभा द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया दोस्त? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया। पूछ लेता है संविधान सभा द्वारा हमारे नेशनल सिंबल को कब जो है अडॉप्ट किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन हमने जो है अपने राजकीय चिन्ह को क्या किया? अपनाया। इसे लिया कहाँ से गया है दोस्त? आइए देखते हैं। हमारे राजकीय चिन्ह को लिया गया है उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित, उत्तर प्रदेश बनारस में है ये सारनाथ। यहाँ पे हम लोगों का जब कॉलेज था तो टूर पे गए थे हम लोग, तो इस राजकीय चिन्ह को देखा गया था। ठीक है। बहुत ही अद्भुत कलाकृति है, यानी उत्तर प्रदेश के सारनाथ के
अशोक स्तंभ से लिया गया है दोस्त। अशोक स्तंभ, आज भी जो अशोक स्तंभ है वो बहुत ही बेहतरीन कला का उदाहरण है दोस्त। वही सारनाथ है जहां महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो राजकीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? हमारा जो राजकीय चिन्ह है वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। और हमारे राजकीय चिन्ह दोस्त, हमारे राजकीय चिन्ह में जो है दाईं ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्त, दाईं ओर आप नोट में भी आप देखेंगे 10, 20, 50, 100 या जो भी नोट होते हैं, तो नोट में जो है अशोक अशोक स्तंभ बना रहता है। तो उसमें देखेंगे उसके दाईं ओर जो है बैल की आकृति है। किसकी आकृति है दोस्त? बैल की आकृति है, ठीक है। दाईं ओर किसकी आकृति है? बैल की आकृति है, ठीक है। ये बैल यानी सांड की आकृति है। बैल किसका प्रतीक किसका है पूछा हुआ है। ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, ठीक है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, ठीक है। इसके बाएं ओर किसकी आकृति है? तो बैल की आकृति है। जो बैल किसका प्रतीक है? तो भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और इसके दाईं ओर किसकी आकृति है? सॉरी दोस्त, इसके बाईं ओर किसकी आकृति है? बाईं ओर किसकी आकृति है? तो बाईं ओर इसके घोड़े की आकृति बनी हुई है, ठीक है। आप नोट में देखेंगे, ये टच बोर्ड नहीं है वरना दिखा दिया गया होता आपको। घोड़े की आकृति बनी हुई है दोस्त इसके बाईं ओर, ठीक है। घोड़ा किसका प्रतीक है दोस्त? तो घोड़ा जो है आपके गतिशीलता, ठीक है। घोड़ा आपके गतिशीलता, ठीक है, परिश्रम एवं अदम्य साहस का प्रतीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसके बाईं ओर किसकी आकृति है? तो इसके बाईं ओर जो है घोड़े की आकृति है, ठीक है। इसके बाईं ओर किसकी आकृति है दोस्त? तो इसके बाईं ओर घोड़े की आकृति है। घोड़ा किसका प्रतीक है? तो घोड़ा गतिशीलता का प्रतीक है, ठीक है। और परिश्रम का प्रतीक है, अदम्य साहस का प्रतीक है। क्लियर? इसके अलावा दोस्त अशोक स्तंभ में जो सिंहों की संख्या है, सिंह का मतलब समझते हैं ना, शेर, ठीक है। अशोक स्तंभ में जो शेरों की संख्या है वो कितनी है, ठीक है। सिंह की संख्या कितनी है? तो दोस्त अशोक स्तंभ में जो शेरों की संख्या है वो 4 है। आपको 3 ही दिखते हैं लेकिन उसमें जो है कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। शेरों की एक जो है छुपा रहता है। शेरों की संख्या कितनी है अशोक स्तंभ में दोस्त? तो अशोक स्तंभ में शेरों की संख्या 4 है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। और हाँ दोस्त, इसके फलक के नीचे, फलक का मतलब समझते हैं ना, पट्टी। फलक का मतलब पट्टी होता है, ठीक है। फलक के नीचे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम का, इसके फलक के नीचे मुंडको उपनिषद का सूत्रवाक्य सत्यमेव जयते। इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते क्या हुआ है? लिखा हुआ है। ये किस लिपि में है दोस्त? ये किस लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते? तो ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। देवनागरी लिपि, हिंदी जो है इसी लिपि से निकली है दोस्त, निकली है। तो राजकीय चिन्ह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी दोस्त क्लियर, इसमें कोई डाउट्स तो नहीं है। बाकी जो बच रही है मैं 100% नहीं, ईमानदारी के साथ स्वीकार कर रही हूँ। जो चीज़ें बच रही हैं आप उनका अध्ययन कर लीजिएगा। तो शेरों की संख्या 4, फलक के नीचे जो है क्या लिखा हुआ है? मुंडकोपनिषद। ये जो सत्यमेव जयते शब्द है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है दोस्त। और सत्य, इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। आइए हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय पंचांग की तरफ। राष्ट्रीय पंचांग, हमारे जो राष्ट्रीय पंचांग हैं वो कौन कौन से हैं दोस्त?
राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग का मतलब क्या होता है? नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर। आइए देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग को दोस्त। राष्ट्रीय पंचांग को जो है हमारे देश में कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचांग को हमारे देश में अपनाया गया है दोस्त 15 अगस्त 1947, यानी जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी उसी दिन हमने क्या कर लिया था? राष्ट्रीय पंचांग को अपना लिया था, यानी 15 अगस्त 1947 को। इसके अलावा दोस्त राष्ट्रीय पंचांग हमारा किस पर आधारित है? तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शक संवत पर क्या है? आधारित है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है, ये शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्त ये शक संवत की जो शुरुआत थी ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने की थी। ठीक है, कब की थी? 78 ईस्वी में की थी। ठीक है, यही वही कनिष्क जिसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी दोस्त। तो शक संवत की शुरुआत जो है कनिष्क ने की थी, 78 ईस्वी में की थी। अगर वर्तमान के हिसाब से अगर हमको शक संवत, हाँ, इसका पहला महीना जो होता है दोस्त, पूछ लेता है, इसका पहला महीना जो है, शक संवत का पहला महीना जो है क्या होता है? चैत्र होता है, जिसको हम लोग चैत कहते हैं। और अंतिम महीना क्या होता है? तो इसका जो अंतिम महीना होता है दोस्त वो होता है फाल्गुन, यानी फागुन। ठीक है, इसका जो अंतिम महीना क्या होता है? फाल्गुन होता है, यानी फागुन होता है। और भारत सरकार द्वारा इसे जो है भारत सरकार द्वारा इसे जो है 22 मार्च 1957, ठीक है, यानी 22 मार्च 1957 को जो है सरकारी उद्देश्य हेतु क्या किया गया था? अपनाया गया था। ठीक है, और इसके अलावा दोस्त जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, उसे हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। उसकी जो जनवरी फरवरी है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर ही आधारित है। ये जो शक संवत आधारित जो कैलेंडर है और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, इसमें क्या है? दोनों में बहुत ही समानता है। ठीक है, और ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई थी। तो राष्ट्रीय पंचांग से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्त। चलिए हम लोग थोड़ा सा अन्य प्रतीक के बारे में देख लेते हैं दोस्त। ऐसे ही थोड़ा सा हम लोग अन्य प्रतीक के बारे में देखते हैं दोस्त। जो अन्य प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे जो अन्य प्रतीक हैं, जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है भारत का राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय पशु। अगर हम राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो हमारा जो राष्ट्रीय पशु है दोस्त वो बाघ है। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मोर, पाओ क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है वो है कमल। ठीक है, और हमारी राष्ट्रीय नदी की बात की जाए दोस्त, हमारी राष्ट्रीय नदी जो है वो है गंगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत में ब्रह्मपुत्र है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी की बात आती है तो गंगा। ये कहाँ से निकलती है? तो ये गंगोत्री से निकलती है। जब गंगोत्री से निकलती है वहाँ पे इसे जो है भागीरथ के नाम से जाना जाता है दोस्त। ठीक है, इसके अलावा भारत का जलीय जीव, ठीक है दोस्त, अगर हम भारत के जलीय जीव की बात करते हैं तो डॉल्फिन है। ठीक है, भारत का जलीय जीव जो है डॉल्फिन है। भारत सरकार द्वारा जो है डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 में घोषित किया गया था। ठीक है, ये मीठे पानी में रहने वाला जलीय जीव है। ये प्रेजेंट टाइम में जो है आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी में पाई जाती है डॉल्फिन। ठीक है,
इसलिए 5 अक्टूबर को जो है डॉल्फिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्त, अगर हम राष्ट्रीय फल का बात करते हैं तो हमारा राष्ट्रीय फल जो है वो है आम, ठीक है। और राष्ट्रीय मिठाई की बात करते हैं तो हमारी जो राष्ट्रीय मिठाई है, जिसे आप लोग जो है मेले में खूब खाते होंगे, बचपन में खाए रहे होंगे, वो है जलेबी, ठीक है। हमारी राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। और राष्ट्रीय सब्जी क्या है? ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय सब्जी है वो है कद्दू यानी सीताफल, ठीक है। और राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो हमारी राष्ट्रीय विरासत पशु हैं आपके जो है हाथी, ठीक है। तो दोस्त, हमारी वीडियो यहीं तक। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आने वाली जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, और लाइक कर लें, शेयर इसलिए करें ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। तो आप अपने अपनों के साथ लगातार कड़ी मेहनत के साथ अपनी सफलता के लिए प्रयास करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।